वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह। चलिए बच्चों, आपको थोड़ा सा फास्टली ले जाते हैं। अब हम लोग रीजन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस तरह से रोबेस्पेरी ने फ्रांस में राजा का को किडनैप करके राजा को बंदी बना करके वहाँ पे रिपब्लिक की स्थापना करता है कुछ दिन के लिए, जो एक कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है रोबेस्पेरी के शासन को। अब ये रोबेस्पेरी क्या करता है, अब इसका जो काल होता है इसका ज़्यादा समय का नहीं रहता है, 1 साल का रहता है। 1793 से लेकर 1794 तक इतना ही समय रहता है। आतंक का काल इसके समय को कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि रोबेस्पेरी ने शुरू में जब आए थे तो रिपब्लिक कहा था। इसने बहुत सारा सुधारात्मक काम भी किया। इसमें मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। उसके बाद जो डेली इसेंशियल के जो सामान थे उसको सस्ता कर दिया, यानी कि जो प्राइसेस था उसको लिमिट कर दिया। वेट और मेज़र को सुधारा। उसके बाद मदरलैंड को पुकारने का जो था लैंग्वेज वो अलग किया। भाई और बहनों से फ्रांस वासियों को बोला संबोधित करने के लिए। फ्रेंच को जो था वो लोकल लैंग्वेज बना दिया गया। बहुत सारा चीज़ ने सुधारात्मक किया। लेकिन जो भी राजा का हिमायती था उसको ये बहुत बुरी सज़ा देता था, और जो भी इसके खिलाफ़ बोलता था उसको क्या करता था, ये पब्लिकली उसको मरवा देता था। यानी इसके रीजन में, यानी कि रोबेस्पेरी के रीजन में इसने लगभग 40,000 लोगों को मारा। यानी कहने का मतलब है कि अपनी ही नीति को इतनी ही बर्बरता के साथ लागू करता था कि इसी के लोग इसके दुश्मन हो जाते हैं। और अंत में जा कर के एक कमेटी बैठती है, और कमेटी बैठने के बाद जुलाई में 1794 को इसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसी पर मुकदमा चला करके इसी के लोग इसको गलटन पे चढ़ा के इसको मार देते हैं। इस तरह से जो रीजन ऑफ टेरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो रोबेस्पेरी का काल बहुत छोटा था, और छोटे समय में एक इतिहास में एक के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाता है। अब फ्रांस में अब किसका रूल आएगा वो अब देखना है। अब फ्रांस की जो सत्ता थी रोबेस्पेरी के बाद अब डायरेक्टरी के हाथ में चली जाती है। डायरेक्टरी में कौन थे? डायरेक्टरी में जो मिडिल क्लास के जो हाई वेल्दी लोग थे उनके हाथों में सत्ता चली जाती है। उनमें 5 मेंबर थे, और वो पाँचों मेंबर एक डायरेक्टरी का रूल बनाते हैं, और सत्ता उनके हाथ में चली जाती है। इस रूल को हम लोग करते हैं डायरेक्टरी रूल। तो ये जो डायरेक्टरी थी वो आपस में इनकी नहीं बनती थी, और जनता की मांगों को और रिपब्लिक को न ये फॉलो कर पाती थी, न ये जो प्रॉब्लम्स थी उस समय फ्रांस की उसको हैंडल कर पा रही थी। और जनता बिल्कुल आंदोलित थी कि अब इस डायरेक्टरी को हटा देना है, क्योंकि इनको आपस में नहीं बन रहा था, और पाँचों का निर्णय जो था वो बिल्कुल अलग अलग था। तो इस प्रकार से डायरेक्टरी रूल सही से चल नहीं रही थी। डायरेक्टर लोग जो थे उनका जो कंसंट्रेशन था एक जगह नहीं था, पावर एक के हाथ में नहीं था। तो उस समय फ्रांस में क्या था, 1794 के बाद पूरी फ्रांस में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसी समय क्या होता है, नेपोलियन राइज़ कर रहा था। नेपोलियन जो था वो युद्ध करने के लिए इटली जैसे देशों में गया हुआ था। जब उसको पता चला कि फ्रांस में जो है पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल इनस्टेबल हो गया है, तब उसने इसी का फ़ायदा उठा करके वो क्या करता है, 1799 में वो क्या कर देता है, मिलिट्री कूप कर देता है। और कूप करने के बाद क्या करता है, वो फिर वहाँ पे काउंसिल बनाता है, 3 काउंसिल बनाता है, और फर्स्ट काउंसिल में वो खुद को रखता है, यानी खुद फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल और थर्ड काउंसिल बनाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद 1804 में क्या करता है नेपोलियन क्या करता है, फिर फ्रांस के का जो मुकुट होता है राजा का वो पहन लेता है, और फिर से जो होता है फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन शुरू हो जाता है। और फिर से वहाँ पर क्या होता है, मोनार्की सिस्टम वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। यानी जिस सिस्टम से फ्रांस चालू किया था और घूम करके वही मोनार्की पर चला आता है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था। उसके बाद फ्रांस में नेशनल असेंबली द्वारा कन्वेक्शन आया। ठीक है, उस कन्वेक्शन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद फ्रांस में आपको आया रिपब्लिक, जो कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी के समय में आया था। उसके बाद फिर फ्रांस में आया डायरेक्टरी रूल। उसके बाद डायरेक्टरी रूल के इनस्टेबल होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में मोनार्की की स्थापना दोबारा से खुद को राजा घोषित करके कर दिया।
इस तरह से फ्रांस की सत्ता दोबारा से रिवर्स हो जाती है और फ्रांस में पुनः जो होता है मोनार्की की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपका जो चैप्टर होता है पार्ट जो होता है, थर्ड पार्ट, वो ख़त्म होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या औरतों लोगों ने भी रेवोल्यूशन में भाग लिया था। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी भाग लिया था? हाँ, बिल्कुल लिया था। ये औरत लोग खुद अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनके बहुत सारे अधिकार से उनको वंचित रखा गया था। अगले वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि औरत किस तरह से फ्रांस में स्वतंत्रता पाने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाती है और किस तरह से संघर्ष करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।